बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएससी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। और उसमें जो अभी अपना टॉपिक चल रहा है वो कंपनी फाइनल अकाउंट्स एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन, कंपनी के अंतिम खाते और प्रबंधन किए पारिश्रमिक। तो कंपनी के जैसे आपने क्या है कि 11th-12th क्लास में फाइनल अकाउंट्स सीखा था, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपने बनाना सीखा, एकल स्वामित्व का, साझेदारी संस्था का, तो और कंपनी का भी सीखा हो। अब इसमें क्या है कि जो कंपनी का जो फाइनल अकाउंट जो बनाए जाते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों के परफॉर्मे निर्धारित परफॉर्मे दिए गए हैं कि इन परफॉर्मों के हिसाब से आपको कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो उसमें सिस्टमेटिक मदद दी हुई आइटम्स, आपको पहले ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको इस तरह से बना करके प्रस्तुत करना है, शो करना है। इसी तरह से बैलेंस शीट के भी जो लायबिलिटी, जो एसेट्स के जो आइटम हैं, उनका भी स्थान तय कर रखा है कि इनको सिस्टमेटिक, लायबिलिटीज को सिस्टमेटिक ऐसे दिखाएंगे और एसेट्स को सिस्टमेटिक ऐसे दिखाएंगे। तो ये जो कंपनी का जो फाइनल अकाउंट है उसका परफॉर्मा और बैलेंस शीट का परफॉर्मा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको पीडीएफ में भेजे हैं, वो आपने भली भांति अच्छी तरह से देख लिए होंगे। अब उनकी हेडिंग वाइज, हेड वाइज जो डिटेल्स दे रखी है विभिन्न आइटम्स की, उनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। अच्छा, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इसी पाठ के अंदर, कंपनी फाइनल अकाउंट एंड मैनेजरियल डेवल्यूशन के अंदर ये जो आज का टॉपिक है वो है मैनेजरियल रेम्युनरेशन, प्रबंध किए पारिश्रमिक। अब देखो विद्यार्थियों, कंपनी का जो व्यापार होता है, कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो प्रबंध, सारे कामों का जो प्रबंध है वो स्वामी खुद नहीं करते, स्वामियों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनको डायरेक्टर्स कहते हैं, संचालक कहते हैं, जिनको डायरेक्टर्स या संचालक कहा जाता है। तो पूर्णकालिक संचालक भी हो सकता है, अंशकालिक संचालक भी हो सकता है। तो अब ये बात ये आती है कि जो संचालक कार्य करते हैं, कंपनी का जो प्रबंध करते हैं, कंपनी का सारा काम जो संभालते हैं, उनको पारिश्रमिक जो है किस हिसाब से दिया जाए, यानी कि उनको वेतन है, सैलरी, वो किस तरह से डिसाइड की जाए। कार्य करने के एवज में उनको जो पैसे मिलने चाहिए वो कितने मिलने चाहिए, कैसे मिलने चाहिए, और उसकी अधिकतम सीमा क्या हो, ये भी होना चाहिए। क्योंकि कंपनी का जो सारा कार्य है वो डायरेक्टर्स करते हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर्स। क्योंकि शेयर होल्डर्स तो क्या है, विभिन्न स्थानों के ऊपर फैले हुए होते हैं, तो सारे व्यक्ति तो कंपनी की का प्रबंध या देखभाल कर नहीं सकते, चला नहीं सकते उसके। तो शेयर होल्डर्स में से ही कुछ व्यक्तियों को चुना जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, जिनको डायरेक्टर्स कहा जाता है। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विभिन्न जो डायरेक्टर्स चुनेंगे उनका बोर्ड बन जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाता है। और फिर उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर मैन हो जाता है। तो ये जो डायरेक्टर्स जो कंपनी का काम करते हैं, इनको पारिश्रमिक के रूप में वेतन, बोनस, कमीशन, भत्ता, जो भी जिस रूप में भी इनको दिया जाए, वो कैसे दिया जाए और कितना दिया जाए। और विधान में, कंपनी विधान में क्या है कि इनकी अधिकतम सीमा तय कर दी गई है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ये अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। और अधिकतम सीमा 11% है। धारा 198 के अंतर्गत जो प्रबंध के पारिश्रमिक की जो सीमा है वो मैक्सिमम है 11%। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, कई बार जनरल नॉलेज में भी आ जाता है। धारा 198 के अंतर्गत जो लाभ कमाया गया है, उस जो लाभ कैलकुलेट किया गया है, उस लाभ का 11% जो है, 11% अधिकतम पारिश्रमिक की सीमा है सभी डायरेक्टर्स के रेम्युनरेशन को मिला करके।
तो अब ये जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन है, इसके बारे में मैं आपको कुछ खास बातें जो है वो बताना चाहता हूँ कि कंपनी का व्यवसाय उनके स्वामियों, अंशधारियों द्वारा न चलाया जाकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। इन प्रतिनिधियों को प्रबंधकीय व्यक्ति, मैनेजरियल पर्सनल, प्रबंधकीय व्यक्ति मैनेजरियल पर्सनल कहा जाता है। प्रबंधकीय व्यक्तियों में संचालक है, प्रबंध संचालक है, प्रबंधक है आदि सम्मिलित होते हैं। संचालकों को संयुक्त रूप से संचालक मंडल कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। संचालक दो तरह के हो सकते हैं, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। एक तो क्या है, पूर्णकालिक संचालक, होल टाइम डायरेक्टर्स, ऐसे संचालक जो पूर्णकालिक कर्मचारियों की तरह एक समय में एक ही कंपनी में अपनी सेवाएं देते हैं। और दूसरे जो हैं वो है अंशकालिक संचालक, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, ऐसे संचालक जो एक समय में कई कंपनियों को अपनी सेवाएं दे सकते हैं तथा समय समय पर संचालक मंडल की सभाओं में भाग लेकर प्रबंध के निर्णय एवं दिशा निर्देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब संचालक मंडल की सभा में सभा के संचालकों के लिए संचालकों में से ही किसी भी संचालक को अध्यक्ष, चेयरमैन बनाया जाता है। प्रबंधकों की सभा का अध्यक्ष पूर्णकालिक या अंशकालिक संचालकों में से कोई भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग होती है उसमें। अच्छा, प्रबंधक, कुछ कंपनियों में पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंध संचालक नहीं होते हैं, ऐसी कंपनियों में प्रबंधक नियुक्त किया जाता है। इन कंपनियों में संचालक मंडल में शामिल संचालकों को अंशकालिक संचालक माना जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार 198 के अनुसार समस्त प्रबंधकीय व्यक्तियों का सामूहिक पारिश्रमिक कंपनी के लाभों के 11% से अधिक नहीं हो सकता। ये बात मैं आपको पहले भी बताई है और बार बार इस चीज़ को ध्यान रखना कि समस्त प्रबंधकीय व्यक्तियों का सामूहिक पारिश्रमिक कंपनी के लाभों के 11% से अधिक नहीं हो सकता। ऐसा पारिश्रमिक मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर दिया जा सकता है। प्रबंधकीय पारिश्रमिक में संचालकों एवं प्रबंधकों का वेतन है, भत्ते हैं, कमीशन है, अनुलाभ है, सभी सम्मिलित है, परंतु संचालक मंडल की सभा में भाग लेने पर देय फीस सम्मिलित नहीं है। अर्थात संचालकों की फीस प्रबंधकीय पारिश्रमिक का हिस्सा नहीं मानी जाती है। डायरेक्टर फीस जो है वो रेम्युनरेशन का हिस्सा नहीं है। प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक, प्रबंध का पारिश्रमिक, रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। कंपनी अधिनियम की धारा 198 198 तथा धारा 309 में प्रबंध के पारिश्रमिक की अधिकतम सीमाओं का उल्लेख है। इन धाराओं में उल्लेख है कि कोई भी कंपनी अनुसूची 13 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंध के पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है तथा इस हेतु केंद्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अनुसूची 13 को सर्वप्रथम वर्ष 1988 में कंपनी अधिनियम में जोड़ा गया था, जिसे कई बार संशोधित भी किया गया है। वर्तमान में वर्ष 2002 में संशोधित की गई अनुसूची 13 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंध के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2002 में संशोधित की गई अनुसूची 13 के पार्ट 2 तथा पार्ट 3 के अनुसार प्रबंध के पारिश्रमिक के भुगतान संबंधी प्रमुख प्रावधानों को निम्नलिखित 2 खंडों में बांट दिया गया है, 2 पार्ट्स में। क्या है? नंबर 1, चालू वर्ष में लाभ कमाने वाली कंपनियों द्वारा देय प्रबंध के पारिश्रमिक, सेक्शन 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 13। और दूसरा हिस्सा है चालू वर्ष में लाभहीन या अपर्याप्त लाभ कमाने वाली कंपनियों द्वारा पारिश्रमिक, सेक्शन 2 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 13। अब चालू वर्ष में लाभ कमाने वाली कंपनियों द्वारा देय प्रबंध के पारिश्रमिक, जो कंपनियां चालू वर्ष में लाभ कमा रही हैं, मैनेजरियल रेम्युनरेशन पेएबल बाय कंपनीज अर्न प्रॉफिट इन दी रिलेवेंट करंट ईयर। तो उसमें क्या प्रावधान है कि जिस कंपनी ने किसी वित्तीय वर्ष में पर्याप्त लाभ कमाया हो तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 198 तथा धारा 309 के प्रावधानों की सीमा के भीतर वह कंपनी अपने प्रबंध के व्यक्तियों को वेतन, महंगाई भत्ते, अनुलाभ, परक्यूजिट जिसको बोलते हैं, कमीशन तथा अन्य भत्तों के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है, किंतु भुगतान कुल पारिश्रमिक निम्नांकित सीमा से अधिक नहीं किया जा सकता। यदि कंपनी का प्रबंध एक ही प्रबंध संचालक अथवा एक ही पूर्णकालिक संचालक करता है तो शुद्ध लाभों के 5% से अधिक नहीं हो सकता। और यदि कंपनी का प्रबंध एक से अधिक प्रबंध संचालक अथवा एक से अधिक पूर्णकालिक संचालक है तो उन सभी को मिलाकर कुल पारिश्रमिक
शुद्ध लाभों के 10% से अधिक नहीं हो सकता, और प्रबंधक को शुद्ध लाभ का 5% से अधिक नहीं। इसमें याद रहे, जिन कंपनियों में प्रबंध संचालक एवं अथवा पूर्णकालिक संचालक हो, उन कंपनियों में प्रबंधक नहीं होता है। यदि कंपनी के प्रबंध हेतु प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंधक हो तो समस्त अंशकालीन संचालकों को कुल मिलाकर शुद्ध लाभ का 1% पारिश्रमिक दिया जा सकता है। प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक एवं प्रबंधक में से कोई भी नहीं होने पर समस्त अंशकालिक संचालकों को कुल मिलाकर शुद्ध लाभ का 3% पारिश्रमिक दिया जा सकता है। उपरोक्त समस्त प्रबंधकीय व्यक्तियों का पारिश्रमिक संयुक्त रूप से शुद्ध लाभ का 11% से अधिक नहीं हो सकता है। जितनी कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, उन सब में लास्ट में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि समस्त प्रबंधकीय व्यक्तियों का पारिश्रमिक संयुक्त रूप से शुद्ध लाभ के 11% से अधिक नहीं हो सकता। अब क्या है, चालू वर्ष में लाभहीन या अपर्याप्त लाभ कमाने वाली कंपनियों द्वारा देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक। मैनेजरियल रेम्युनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडुकेट प्रॉफिट इन करंट ईयर। जिन कंपनियों के लाभ नहीं है या अपर्याप्त लाभ है, उसी दशा में प्रबंध के पारिश्रमिक देने की क्या व्यवस्था है। चालू वर्ष में लाभहीन या पर्याप्त लाभ वाली कंपनी द्वारा देय प्रबंधन के पारिश्रमिक के संबंधी प्रमुख प्रावधानों में जनवरी 2000 में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। नगद पारिश्रमिक, नंबर 1 नगद पारिश्रमिक। यदि किसी कंपनी में किसी वित्तीय वर्ष में किसी प्रबंध के व्यक्ति के कार्यालय में कोई लाभ न हुआ हो या उसके लाभ अपर्याप्त हो तो वह कंपनी अपने प्रबंधकीय व्यक्ति को वेतन, महंगाई भत्ते, अनुलाभ तथा अन्य किसी भत्ते के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान निम्नलिखित 3 वैकल्पिक योजनाओं के अनुसार कर सकती है। 3 वैकल्पिक योजनाएं बताई हैं, जिसमें जो प्रथम वैकल्पिक योजना है उसमें 24 लाख रुपए वार्षिक या 2 लाख रुपए मासिक तक पारिश्रमिक हो। तब ये इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बताई है कि कंपनी की क्रियाशील या प्रभावशील पूंजी के आधार के ऊपर अधिकतम मासिक पारिश्रमिक कितना हो सकता है। ये मैं आपको PDF का चार्ट भेज दूंगा। और दूसरा द्वितीय जो विकल्प है उसमें 48 लाख वार्षिक या 4 लाख रुपये मासिक तक पारिश्रमिक, कंपनी की क्रियाशील प्रभावशाली पूंजी कितनी है और अधिकतम मासिक पारिश्रमिक कितना है। और तीसरा विकल्प है 48 लाख रुपये वार्षिक अथवा 4 लाख रुपये मासिक से अधिक पारिश्रमिक, तो इसकी प्रभावशाली पूंजी के अनुसार मासिक पारिश्रमिक कितना होगा, इसके मैं आपको PDF भेज दूंगा। अनुसूची 13 के भाग 2 का खंड 3, एक से अधिक कंपनियों में पारिश्रमिक प्राप्त होने पर किसी प्रबंध के व्यक्ति को 2 कंपनियों से प्रबंध के पारिश्रमिक प्राप्त होने पर दोनों कंपनियों से प्राप्त हो सकने वाले पारिश्रमिक में से केवल किसी भी एक ही कंपनी जिसमें उसे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हो सकता है, इससे अधिक पारिश्रमिक उसे प्राप्त नहीं होगा। अतः वह एक अथवा दोनों कंपनियों से मिलाकर कुल पारिश्रमिक उक्त सीमा से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें याद रहे, उक्त पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अनुसूची 13 के भाग 1 एवं भाग 2 के वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होगी। अब इसमें ये जो तरीका है, जो अपर्याप्त लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं या लाभ है ही नहीं, तो उसमें क्रियाशील या प्रभावी पूंजी इफेक्टिव कैपिटल का आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्रियाशील या प्रभावी पूंजी इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो किस प्रकार से होगा, तो इफेक्टिव कैपिटल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे कुल प्रदत्त पूंजी आवंटित अंशों की आवेदन राशि का अधिक के या अयाचित परंतु प्राप्त अग्रिम मांग राशि को घटाने के बाद प्रतिभूति प्रीमियम खाते का शेष यदि कोई है, संचय एवं लाभ आदि के पुनर्मूल्यांकन संचय को छोड़कर दीर्घकालीन ऋण जमाएं जो 1 वर्ष के बाद दे हों, जिनमें कार्यशील पूंजी ऋण, अधिविकर्ष, ऋणों पर ब्याज जिन्हें चुकाया न गया हो, बैंक गारंटी आदि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इनका जोड़ करेंगे और इसमें से घटाएंगे आप क्या, कुल विनियोग कंपनी की दशा में अंशों, ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूति विनियोग के अतिरिक्त और संचित हानियां तथा प्रारंभिक खर्चे एवं समस्त स्थगित आयगत व्यय जिन्हें अपलिखित नहीं किया गया है, तो ये घटाएंगे तो आपके पास क्रियाशील अथवा प्रभावी पूंजी का योग आ जाएगा। तो ये फार्मूला है जो मैं आपको PDF में भी भेज दूंगा। अब अंशकालिक संचालकों को पारिश्रमिक पार्ट टाइम, यदि प्रबंध संचालक की नियुक्ति अंशकालिक संचालक में से की गई है
तो इसे उल्लेखित व्यक्ति की तरह पूर्णकालिक संचालक के रूप में कार्य होने के कारण अंशकालिक संचालक की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्णकालिक संचालक के रूप में देय पारिश्रमिक हेतु सम्मिलित कर पारिश्रमिक ज्ञात किया जाएगा। अतः इस बिंदु हेतु अंशकालिक संचालकों में उस संचालक को शामिल नहीं किया जाएगा जो प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। अन्य शब्दों में अंशकालिक संचालकों की श्रेणी में उनमें से नियुक्त किए गए प्रबंध संचालक को अंशकालिक संचालक के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अंशकालिक संचालकों का अधिकतम पारिश्रमिक निम्न प्रकार है। यदि कंपनी में प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंधक में से कोई भी व्यक्ति कार्यरत है तो समस्त अंशकालिक संचालकों को कुल मिलाकर अर्थात सामूहिक रूप से शुद्ध लाभों का अधिकतम 1% पारिश्रमिक प्रदान किया जा सकता है। यदि कंपनी में प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक एवं प्रबंधक में से कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं है अर्थात कंपनी का संचालन केवल अंशकालिक संचालक ही कर रहे हैं तो समस्त अंशकालिक संचालकों को कुल मिलाकर अर्थात सामूहिक लाभों का अधिकतम 3% पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। अब इसमें प्रबंधकीय पारिश्रमिक की जो अधिकतम सीमाएं हैं उसको मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ये खास पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। कंपनी अधिनियम 1956 के उपयुक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लाभ कमाने वाली कंपनियों के लिए फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमाएं क्या हैं कि धारा 198 के अनुसार परिकलित किए गए शुद्ध लाभ का प्रतिशत, आप ध्यान रखना उसका प्रतिशत लेना है। किसका? धारा 198 के अनुसार परिकलित किए गए शुद्ध लाभ का प्रतिशत लेना। कौन कौन सी सिचुएशन है? सिचुएशन नंबर 1, समस्त प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए कुल मिलाकर अधिकतम सीमा बैठकों में भाग लेने हेतु दिए जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त कितना है? 11%। और पॉइंट नंबर 2, यदि एक प्रबंधकीय व्यक्ति प्रबंध संचालक अथवा पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंधक हो तो 5%, यदि एक से अधिक प्रबंधकीय व्यक्ति हो तो 10%। और अंशकालिक संचालकों का पारिश्रमिक यदि कोई प्रबंध संचालक अथवा पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंधक न हो तो 3% है, और यदि प्रबंध संचालक अथवा पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंधक भी हो तो 1% है। तो ये जो ऐसी कंपनियां जो लाभ कमाती है उसमें क्या प्रबंधकीय संचालकों को पारिश्रमिक देने का, संचालकों को पारिश्रमिक देने का क्या फार्मूला, क्या नियम है, और जो कंपनियां लाभ नहीं कमा रही हैं या पर्याप्त लाभ हैं तो उनको किस प्रकार पारिश्रमिक दिया जाए, ये बात मैंने आपको इस लेक्चर में बताने की कोशिश की गई। आपको एक चीज़ ये जरूर याद रखना है कि अधिकतम पारिश्रमिक की दर कौन कितनी हो सकती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, और इफेक्टिव कैपिटल की गणना कैसे की जाती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।